हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी करिकुलम। फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। थंबनेल से आप समझ ही गए हैं कि आज का क्लास जो है वो किस टॉपिक पे है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो साथी न्यू है सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, लाइक करना तो आपकी मर्जी है। क्लास अंतिम तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें वरना छोड़ दे। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, यह आपकी मर्जी है। बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीटेट सीडीपी की बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आज। जो प्रत्येक प्रश्न व्याख्यान के साथ में है। सीडीपी का फुल फॉर्म है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, तो चलिए देखें। फर्स्ट है, आराम के लिए जगह बनाना। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आराम के लिए जगह बना। सबसे पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद से ही आंसर देना है। ज़्यादा आप लोग को जल्दी जल्दी में प्रश्न पढ़कर आंसर मत दीजिएगा। आप लोग सबसे पहले आराम से प्रश्न को पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद से आंसर टिक करिएगा। आप लोग भी साथ साथ आंसर टिक करते हुए चलिए और देखिए कितना सही होता है आपका। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। ऑप्शन 1 जो है, आराम के लिए जगह बनाना। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे जो है संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी अगला प्रश्न जरूर पढ़ना है उसका कि क्या कह रहा है। पूरे जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं पूरे पढ़ना है, उसके बाद से ही सही एवं गलत का टिक लगाना है। दूसरा है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखने में है। हाँ, यह भी तो ठीक है कि अनुशासन में बनाए रखना शिक्षक की भूमिका होती है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए और एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ये भी सही लग रहा है कि शिक्षक को एक अपना पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, कि निर्धारित कर लेना चाहिए, कि ये भी ठीक लग रहा है। ऑप्शन 4 जो है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक की भूमिका क्या है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए के साथ साथ उसको दोहराने का भी पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये भी ठीक है कि उसको थोड़ा बहुत महत्व देना चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें जो आंसर खोजा जाए वो ये है कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हों। सबसे अच्छा शिक्षक की जो भूमिका है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा जो वर्णन है यही है कि बच्चे संवाद एवं पूछताछ के माध्यम से सीख सके। जब भी आपके आए कि बच्चे आपस में बातचीत करके पूछताछ करके संवाद करके इन सब टॉपिक के आए अगर प्रश्न, तो उसको आप यहीं टिक लगाइएगा। सबसे अच्छा आंसर यही है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद एवं पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। कौन सी कक्षा जो है वो समृद्ध शिक्षा को, किसको, तो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन 1 जो है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित जो है संचलित और योजनाबद्ध अधिगम वाला कक्षा। ऑप्शन 2 जो है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को बहुत से परे हो ताकि सामग्री जो है वो लंबे समय तक चलती रहे, ताकि जो सामग्री है वो लंबे समय तक चलती रहे। ऑप्शन 3 जो है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो। ऑप्शन 3 जो है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, खुली अलमारी, सेल्फ
में रखे हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन 4 जो है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। कैसे कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी सेल्फ में रखे हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अधिगम के समय छात्र जो है उचित प्रकार से उस समय अधिक अधिगम करते हैं जब छात्रों की कक्षा के अंदर या मतलब स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हों या किसी भी प्रकार के स्थान जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हों तो वह अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र गति करती है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो कुछ दिमाग में रहता है, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, एक बच्चे दूसरे बच्चे से डिस्कस जब करते हैं तो वो बातें याद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमें वो स्वतंत्र रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के कोने हो। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इनमें से कौन सा है जो पाठ्य पुस्तक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन 1 जो है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन 2 जो है वे कक्षा में उपलब्ध साधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वह जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन है उसके संदर्भ सामग्री में एक है। ऑप्शन 3 जो है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। ऑप्शन 4 जो है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1 होगा वे साधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। साधन रहित में सबसे आवश्यक जो अधिगम साधन है उसको बनाती है। कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त साधन के रूप में माना जाता है। जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की सूचना प्रदान करती है और मुख्य जो भूमिका निभाती है प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तक में कहानी के अयों रंग बिरंग जो चित्र रहते हैं उन्हें रोचक बनाता है और जिसमें बच्चे जो होते हैं वो आकर्षित होकर अधिक तीव्र से सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो अधिक तीव्र से सीखते हैं आकर्षित होकर। तो इसमें क्या है, वे पाठ्य पुस्तक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे अच्छा अधिगम संसाधन बनाती है। अधिगम जो है वो संसाधन बनाती है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क जो है 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन 1 जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन 2 है मानवतावाद। ऑप्शन 3 जो है व्यवहारवाद। ऑप्शन 4 जो है रचनावाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रचनावाद। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ पर जो है वो रचनावाद को प्राप्त की थी। रचना एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है। रचना क्या है? एक अवलोकन है और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम जो है वो किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुएं एवं पर्यावरण का अनुभव जो है करके अपन और अनुभवों द्वारा प्रतिबिंबित करके जो अनुभव प्राप्त करते हैं बच्चे उसको प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ सीखते हैं तो उस समझ को आप दुनिया के संदर्भ में, दुनिया के संबंध में उस समझ और ज्ञान को कैसे बनाते हैं, यही राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 कहता है कि रचनावाद है। इसकी जो समझ है की प्राप्ति हुई वो रचनावाद थी। नेक्स्ट देखते हैं
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बच्चे को आप कब शिक्षित उसको प्रेरित समझेंगे? अगर आपके कक्षा में बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उसको कब प्रेरित आप समझिएगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर कोई बच्चा खड़े होकर आपसे उससे स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछता है तब वो बच्चा प्रेरित है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हों। अगर बच्चा जो है बहुत अच्छी तरह से वर्दी अपना पहनकर, जो भी पोशाक है उसको पहनकर आता है, तब आप प्रेरित समझेंगे। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अगर बच्चे जो हैं वो आपके क्लास में अनुशासन बना कर रखते हैं तो आप प्रेरित समझेंगे। वे सभी उपस्थिति में नियमित है। फोर कह रहा है कि सभी उपस्थिति में नियमित है, सब हर एक चीज़ में भाग लेता है, हर एक चीज़ में उसकी उपस्थिति है, तब वो प्रेरित उसको समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब सही तो है, यह भी तो सही है कि उपस्थिति रहे, वह भी सही है। अनुशासन बनाए रखे बच्चे, यह भी कक्षा में, वह भी सही है। अच्छी तरह से वर्दी पहन कर आए, यह भी सही है। लेकिन प्रेरित समझा जाए, उस बच्चे को प्रेरित कैसे आप समझिएगा? क्या वर्दी पहन कर आने से ही आप प्रेरित उसको समझिएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में है, प्रेरित है, उसीलिए वर्दी पहन कर चलाया है? अनुशासन बना कर रखे तब। सबसे अच्छा इसका राइट आंसर जो होगा वे होगा कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। अगर आप जो भी समझा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, उसको स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है, तब समझिए कि बच्चा जो है वो प्रेरित उसको समझा जाएगा। कुछ शिक्षक तो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने पर डांट कर बैठा देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। बच्चे जब पूछें तो उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो फिर अगले दिन उसको बताइएगा कि अगले दिन बता देंगे। तो आप लोग ऐसा करिएगा, उसको डांट कर बैठाइएगा मत। निम्न में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 2 कह रहा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नियमित कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है नियमित मूल्यांकन परीक्षा इसकी की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 कह रहा है कि शिक्षक की विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, उस विषय की व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन 4 कह रहा है कि कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, और 4 कह रहा है कि कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी प्रकार के शिक्षक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगर एक बार में आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार जरूर पढ़िए, 2 बार पढ़कर उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि आप छोड़ दे कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं। आप 2 बार उस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? सबसे अधिक, अगर अधिगम में आप सुधार करना चाहते हैं तो सबसे अधिक इसमें उपयुक्त क्या है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए उसकी वास्तविक जीवन की स्थिति पर। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 है अनुशासन। अनुशासन क्या है? जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह की मदद करता है? बच्चों को उनकी पाठ रटकर याद करने में, यहाँ पर रटकर है, इसको ऐसा ही काट दीजिएगा। रटने वाली विद्या को काट देना है। सीटेड अगर आप समझ रहे हो इस टॉपिक को, आप लोग समझिएगा तो रटने वाली जो विद्या है उसको सबसे पहले काट दीजिएगा। ए इसका राइट आंसर नहीं है। फिर भी आगे पढ़ेंगे। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बच्चों को अपनी जो शिक्षा है विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चलिए ठीक है। यहाँ पर चुप्पी साधे रहने के लिए, यहाँ पर चुप्पी क्यों, बच्चे को चुप्पी क्यों साधने के लिए आप कह रहे हैं? यह भी गलत है। शिक्षक को निर्देश देने के लिए, यह भी गलत है। शिक्षा निर्देश नहीं दे सकता है, परामर्श दे सकता है लेकिन निर्देश नहीं देगा, यह भी गलत है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को भी नियमित और मॉनिटर करने के लिए करना चाहिए। अनुशासन जो होता है वो बच्चों में अपनी शिक्षा के विनियमित और मॉनिटर करने में, मॉनिटरिंग में से होता है निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपनी स्वयं मूल्यांकन करे, वो खुद से अपना मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति के जानने में मदद मिलती है कि कहाँ गलती होती है, और इसमें उन्हें सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलता है, और उसका सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो मिलता है। प्रश्न 8 जो है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में? ऑप्शन 1 जो है, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण जो है वो केवल बच्चे के भाषण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 2 जो है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कुछ पहलू जो होते हैं आनुवांशिकता और कुछ जो अन्य होते हैं पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 4 जो है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के लिए भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पौष्टिक आहार जो है वो बच्चे को जन्मजात विकार जो है दूर कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 होगा। विकास के कुछ पहलू जो होते हैं, विकास के आनुवांशिकता और पर्यावरण में की भूमिका के बारे में अगर कहा जाए तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के अधीन प्रभावित होते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों में विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार विकास में कुछ पहलू जो होती हैं वो आनुवंशिकता की होती है और कुछ जो पहलू होती हैं वो पर्यावरण के अधिकांश से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? पियाजे के बारे में हम लोग बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं। आप लोग को मैं बुक भी बताई थी कि बुक कौन सा है जो पढ़ना है। आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा बुक जो है वो पढ़ना है। बीएड फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हुए थे, आप लोग को भी याद होगा पियाजे के बारे में। पियाजे से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए इनमें से कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं जा सकता है। किसके अनुसार नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन 1 जो है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण एवं उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास जो है वो गुणात्मक चरणों में होता है। ये पियाजे ने नहीं कहा था। ऑप्शन 2 जो है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रॉन्ग आंसर होगा। बाकी सब सही है। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चों की अपनी पर्यावरण के क्रिया करते हैं। बच्चे जो हैं अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है, पियाजे ने कहा। पियाजे जो थे वे स्विट्जरलैंड के रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके द्वारा जो प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया गया था कि मानव जो है वो बुद्धि की प्रकृति और उनके विकास से संबंधित एक विषाद सिद्धांत है। एक क्या है? एक विषाद सिद्धांत है। पियाजे ने यह भी कहा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के जो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्हीं के अनुसार बालक जो है इनके द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की जो प्रत्येक अवस्था में बदला जाता तथा उसका परिमार्जित होता रहता था।
अर्थात बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपने दूसरी जो दुनिया है, अपनी दुनिया है, उसके विकास में ज्ञान का निर्माण और उसका उपयोग भी करते हैं। ये सभी हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर उस बुक को देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी बुक से आएंगे, आपके पढ़े हुए रहेंगे। अगर आपको याद भी है तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है। यह भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? तो पियाजे ने ही दिया था। पियाजे ने दिए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए कह रहा है कि अणु उत्क्रमणीयता। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन 3 कह रहा है कि प्रतीकात्मक विचारों का विकास। ऑप्शन 4 जो कह रहा है कि अहम मान्यता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार नहीं है, मतलब इसका विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ध्यान करने, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कब से कब तक होता है? तो 2 वर्ष से बच्चे से लेकर 7 वर्ष के बच्चे की अवस्था तक। इसमें बच्चे जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। बच्चा जो होता है वो अणु उत्क्रमणीयता होता है, उसके प्रतीकात्मक विचार होते हैं, अहम मान्यता होती। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे, इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो स्व केंद्रित होते हैं, वो स्वयं केंद्रित होते हैं, वो स्वार्थी न होकर दूसरे के संपर्क में ज्ञान को अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा मतलब भाषा के माध्यम से वस्तुओं का संबंध में अपने जानकारी आधारित जो जानकारी होती है उसको अधिकाधिक बढ़ाता है। जो भी जानकारी होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों के ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य को वह संबंध तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। वो तार्किक चिंतन से अनभिज्ञ रहता है, वो तार्किक चिंतन नहीं करता है इस अवस्था में बच्चे, 2 से 7 वर्ष में बच्चे। आप लोग भी समझते होंगे, जो बच्चे छोटे होते हैं वो ज़्यादा ही प्रश्न करते हैं कि बार बार कैसे हुआ, क्यों हुआ। नेक्स्ट है के अलावा, यहाँ पर पूछा है के अलावा, मतलब इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? बाकी सारी सही है, यानी कि वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन एक कह रहा है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि इसका कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन 2 जो है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, अपने शरीर पर उन्होंने निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि यह समय बिताने के एक सुखद तरीका है, यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है। तो इसका राइट क्या होगा कि के अलावा, यानी कि छोड़कर, बाकी सही हो लेकिन एक इसमें गलत ढूंढना है। तो इसमें क्या है कि अभी तो सही हो रहा है ना कि कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उनके कब प्रयोग किया जाए। खेल युवा जो बच्चे होते हैं विकास के लिए, वे अपने शरीर को निपुणता प्राप्त करते हैं, अभी सही है। इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। समय बिताने के सुखद तरीका है, ये गलत है। समय बिताने के सुखद तरीका है, ये गलत है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो सही है। खेल के द्वारा बच्चे जो हैं वो सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बच्चे में सहयोग की भावना का विकास होता है, बच्चे में प्रतियोगी का भावना का विकास होता है, बच्चे में एक प्रतियोगी के भावना का विकास होता है, बच्चे में शारीरिक विकास होता है खेलने के लिए, एक टीम वर्क की भावना का विकास भी बच्चे में होता है, खेल वाले जो युवा बच्चे हैं उनमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन 1 जो है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं। आप क्या इस उत्तर जानते हैं, आप इसका उत्तर क्या जानते हैं, सही जवाब क्या है। ऑप्शन 4 जो है कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा
कि जब बच्चे जो है प्रश्न को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं, मान लो कि गंभीर रूप से सोचने के लिए उसको आमंत्रित किया जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक जो है विभिन्न तरीकों से हम उसे कैसे हल कर सकते हैं, इसका उत्तर जानते हुए, मतलब अगर आप पूछते हैं कि इसका उत्तर जानते हैं तो वो एक ही प्रश्न बताएगा, तो ये भी थोड़ा सही है लेकिन फिर भी गलत है। लेकिन अगला क्या बता रहा है कि सही जवाब क्या है, तो जवाब एक ही देगा, ये इसका सही जवाब है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह भी सोच सकता है कि बच्चे की इस तरह की स्थिति ऐसे हुआ, लेकिन सबसे अच्छा इसका तरीका है कि बच्चे अगर गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित उसको किया जाए तो विभिन्न तरीकों से उसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आप दे रहे हो तो उसको विभिन्न तरीके से आप कैसे हल कर सकते हो, तो इससे बच्चा जो है वो विभिन्न तरीकों से हल करने के बारे में सोचेगा। गंभीरता से सोचने के लिए बच्चे जो है वो मजबूर हो जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से, विभिन्न प्रकार से हम उसको उत्तर दे सकते हैं इस प्रश्न का। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन एक जो है परियोजना विधि, ऑप्शन एक जो है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन दो जो है करके सीखना, परियोजना विधि, यहाँ पे देखिए करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन तीन जो है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, ऑप्शन रैंकिंग। ऑप्शन फोर जो है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, बच्चों में लेवलिंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चे जो है करके सीखना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, फिर सहयोग से सीखना, ये इसका राइट आंसर है। बच्चे स्वयं करके अगर सीख रहे हैं ना तो बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। तो करके सीखना जो परियोजना है वो बहुत ही अच्छा इसका वर्णन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा जो है वो स्वयं ही जीवन है, इसमें से कौन बताता है? ऑप्शन ए है जीवन सच्चा शिक्षक है, ऑप्शन दो है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, स्कूल जो शिक्षा है उसको लंबे समय तक यथावत जारी रखना चाहिए। ऑप्शन तीन जो कह रहा है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, स्कूलों को बंद कर दो, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव को सीख सकते हैं, बच्चे जो है वो अपने जीवन के अनुभव को सीख सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है? ऑप्शन फोर कह रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, और शिक्षा जो है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे देखते हैं, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ कि जीवन सच्चा शिक्षा है। जीवन जो है वो सच्चा शिक्षा, ठीक है जीवन सच्चा शिक्षा, लेकिन स्वयं ही जीवन शिक्षा जो है वो स्वयं ही जीवन है। क्या यहाँ पर कह रहा है कि इस कथन का अर्थ क्या है? तो स्कूल शिक्षा यथावत लंबे समय तक जारी रखने से क्या हो सकता है? नहीं। स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्या सिर्फ आप अपने अनुभव से सीख सकते हैं? नहीं, ये भी गलत तरीका है। स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि प्रगतिशील शिक्षा जो है वो स्कूलों के शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोलबर्ग जो है उनके सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यह भी हम लोग कोलबर्ग के बारे में भी हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं। बाल्यावस्था एवं उसका विकास जो है बुक, उसी में हम लोग पढ़े हुए हैं। ऑप्शन एक कह रहा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है, उनका कोलबर्ग का विश्वास है कि बच्चे जो है वो नैतिक दार्शनिक है। ऑप्शन दो कह रहा है कि उनके सिद्धांत में ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन तीन कह रहा है कि इस सिद्धांत के विस्तृत परीक्षण प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस सिद्धांत के जो विस्तृत परीक्षण जो है वही प्रक्रिया है। ऑप्शन फोर कह रहा है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच के एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत का योगदान किसमें है, किसको माना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर फोर होगा। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अधिकांश लोग जो हैं वो उच्च नैतिक में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है,
इस प्रकार से वो अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। तो नैतिक के बारे में किसका सिद्धांत था? तो कोलबर्ग के सिद्धांत था। और संज्ञानात्मक पर किसका सिद्धांत था? तो पियाजे के संज्ञा। यहाँ पर भी आप लोग समझते हुए चलिए कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कौन दिया था? तो पियाजे ने दिया था। और नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो कोलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है वो संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 जो है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन 2 जो है उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। नेक्स्ट है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने में पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 4 जो है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो। यहाँ पर स्वयं अगर देना कि स्वयं करके सीखना रटने वाली विद्या को काट दीजिएगा। 2 आप लोग यहाँ पर समझ में है, 2 यहाँ पर आप लोग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं एक उभयलिंग व्यक्तित्व। ऑप्शन 1 जो है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिका का पालन करता है। जो चली आ रही है रूढ़िवादी लिंग, उसके भूमिका का पालन करता है। ऑप्शन 2 जो है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों जो है उसको संदर्भित करता है। ऑप्शन 3 जो है मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का सहयोग होता है। ऑप्शन 4 जो है कि मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। मैं जो है वो दृढ़ और अहंकारी होने का आदत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उभयलिंग व्यक्तित्व जो है इसका राइट आंसर 3 होगा कि मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। स्त्री और पुरुष के गुणों का समायोजन होता है। ये एक उभयलिंग व्यक्तित्व आमतौर पर माने जाते हैं एक पुरुष या स्त्री गुणों के समायोजन ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के लिए लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मान लो बच्चे को छोड़कर, इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे को छोड़कर बाकी सभी जो है वो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। ऑप्शन 1 ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति। मीडिया है वह भी लिंग के भूमिका का ग्रहण करता है, समाजीकरण भी, संस्कृति। ट्यूशन जो है वो लिंग की भूमिका, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी जो है मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ये इसके द्वारा लिंग भूमिका का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मानकीकृत परीक्षणों को आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन 1 जो है वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं होते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं होते हैं। ऑप्शन 2 कह रहे हैं कि वे बच्चे जो है वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वो पक्षपाती हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि इनकी भाषा को समझना मुश्किल है। इनकी भाषा जो है उसको समझना मुश्किल है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। परीक्षण जो है वो बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो मानकीकृत परीक्षण जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? सही बात है कि इसका बड़े जो आबादी पर उसको लागू नहीं किया जा सकता है। इसकी जो तस्वीर जो है वो स्पष्ट तस्वीर नहीं होती है। इसको भाषा को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। कह रहे कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए पक्षपाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि एक जो है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बुद्धि जो है वो तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है।
ऑप्शन 3-4 कह रहा है कि पेपर पेंसिल परीक्षण के सहायक नहीं है। बुद्धि जो है वो पेपर पेंसिल परीक्षण की सहायक नहीं है। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि जो है वो एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की हो सकती है। और बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो 7 प्रकार की होती है। बुद्धि जो है वो 7 प्रकार की होती है। किसी में तो 2 अधिक प्रधान होती है और बुद्धि जो है हो सकती है, मतलब 1-2 प्रधान हो सकती है बुद्धि। वहीं कुछ व्यक्ति में ऐसी होती है कि जिसमें 7 प्रतिभाएं जो है वो संतुलित रूप में होती है। जो 7 प्रतिभाएं वो संतुलित रूप में, किसने? तो गार्डनर ने कहे थे। गार्डनर के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक जो है वो सीखने के लिए मूल्यांकन, यहाँ पर क्या कह रहा है? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के मूल्यांकन, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग क्या कर सकता है? बच्चों के प्रगति के निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की जो प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को समझने और उसका तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। ऑप्शन 4 कह रहा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का जो आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों में बच्चे जो हैं अपने प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में मूल्यांकन करते हैं, उसके जानने में उपयोग करते हैं। अपनी प्रगति और उपलब्धि को जानने में उसका उपयोग करते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूँ। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन के जैसे कि आप खाना बनाते हो और खाना को चखते हो, तो चखना क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन है। और सीखने के मूल्यांकन क्या है? सीखने के मूल्यांकन क्या है? जब आप की यात्रा कहीं जा रहे हो और उस समय कोई घटना घट जाती है, तो उस घटना को घटित जो यात्रा के समय जो घटित घटना है उसको आप याद करते हो, वो क्या है? सीखने के मूल्यांकन है। वो प्रक्रिया क्या है? सीखने के मूल्यांकन है। यहाँ पर आप समझ गए हैं कि मूल्यांकन जो है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों के बारे में आप लोग अंतर समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह बच्चे जो है वो धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। इसको भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन 4 कह है कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। विभिन्न जो शिक्षा क्षेत्र है वो उनके बच्चे के उपलब्धि केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 2। इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये गलत है, इसका जो संबंध है वो गलत है। बाकी सब में संबंधित है। इसको भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है एक मूल्य अधिकार है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया था। गलत होगा कि इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था, ये गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो
बच्चों के धीमे खराब बुद्धि के उन्हें चिन्हित करने में उसका उपयोग करता है। यह सीखने की अधिगम की जो प्रक्रिया होती है एक अभिन्न अंग होती है सतत एवं व्यापक की, और विभिन्न शिक्षकों के द्वारा बच्चे में जो भी उपलब्धि केंद्रित होती है उसको समझने में बच्चे की कोशिश करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। बच्चे में प्रतिभाशीलता डैश डैश के कारण हो सकता है। किसके कारण हो सकता है बच्चे में प्रतिभाशीलता? ऑप्शन 1 कह रहा है कि यह अनुशासित दिनचर्या है, यह जो है अनुशासित दिनचर्या है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया है। यह एक जो साधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन 3 कह रहा है कि एक साधन समृद्ध वातावरण है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि सफल माता पिता, बच्चे के जो प्रतिभाशीलता होती है वो सफल माता पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता और वातावरण के बीच के एक अंतःक्रिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच के एक अंतःक्रिया, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की जो आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन 1 है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, बच्चे के उनकी क्षमता के जो आधार है उस पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है, उनकी भाषा के जो उपयोग है उसको हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, ताकि वो जो है वो मुख्य धारा की जो भाषा है उसको सीख सके। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे को कक्षा की माहौल जो है वो किस प्रकार की आवश्यकता होती है, जो इसका राइट आंसर हो। उनकी संस्कृति भाषाई के ज्ञान को महत्व देता है तथा उसकी उपयोगिता करता है, उसकी जो भी भाषा है अस्थायी भाषा है उसको महत्व देता है, संस्कृति भाषा को, उनकी जो संस्कृति और भाषाई ज्ञान है उसको महत्व देना, और उनका जो उपयोग करता है, उनका किस प्रकार से उपयोग करना है उसको उपयोग करता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे को। 25 नंबर है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किसके? सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ऑप्शन 1 कह रहा है कि उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, उन्हें जो अन्य बच्चे को पढ़ाने में जिम्मेदारी देकर। ऑप्शन 2 कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन 3 कह रहा है कि इन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। ऑप्शन 4 कह रहा है कि इनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। चलिए ठीक है, थोड़ा सा स्नेह देना और उनके प्रति अतिरिक्त समय देना, ये बात तो ठीक है, और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जिम्मेदारी देना, यह भी ठीक है। लेकिन सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक हस्तक्षेप निर्भर करता है, जो एक हस्तक्षेप है वह निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। उनके द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन के जो तरीके हैं उस पर हस्तक्षेप पर निर्भर करता है, उस हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त तरीका नहीं है? इनमें से कौन सा तरीका है? यहाँ पर आप लोग नहीं वाले पॉइंट पर के अलावा या नहीं वाले पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गलती ना इसी पर ही ऑनलाइन आदमी एग्ज़ाम देने बैठता है और फिर नहीं वाले पॉइंट को भूल जाता है या फिर के अलावा वाले पॉइंट को भूल जाता है। तो आप लोग नहीं और के अलावा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप प्रश्न पढ़िए तो इन वाला पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 कह रहा है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि यह कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। ऑप्शन अधिगम को वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। ऑप्शन 4 कह रहा है कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, दैनिक जो भी कार्य है उसके शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फटकार लगाना, बच्चे अगर बेचैन होते हैं तो उसको फटकार लगाना, यह तरीका जो है वो गलत है, यह तरीका जो है गलत है। बच्चों को फटकार नहीं लगाना है, उसको मारना नहीं है,
ये तरीका जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं। ऑप्शन 2 है विकलांग है, ऑप्शन 3 जो है डिसलेक्सिक है, ऑप्शन 4 जो है सृजनात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलग अलग सोच व पैटर्न रखने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान जो होती है वो सृजनात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है? उसका वर्णन जो है वो नहीं कर सकता है। ऑप्शन 1 जो है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन 2 कह रहा है कि किसी विशेष समस्या जो है उसको हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया का चर्चा करना। ऑप्शन 3 कह रहा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को उनके प्रति ईमानदार रहना। ऑप्शन 4 कह रहा है कि सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा जो शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीका का वर्णन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यदि कोई शिक्षक जो है वो अपने बच्चों की किसी समस्या का हल कराना चाहता है तो इस तरह से वो उस समस्या के पहले वो विशेष हल करने के लिए के बारे में उसका विचार प्रतिक्रियाओं के विचार और उनके विमर्श की आवश्यकता करना पड़ता है। उस प्रक्रिया के चर्चा के जब हल निकालता है, शिक्षक को ऐसा करते समय अपनी शब्दावली विचार आदि के प्रति जो ईमानदार रहना चाहिए, उनकी जो भी विचार है उसकी शब्दावली है उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा ही समस्या सुलझाने में भी उसकी क्रिया की जानी चाहिए, उसकी जो भी समस्या है उसको सुलझाने में उसकी क्रिया की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डर। डर जो है वो मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या उसकी सुरक्षा में धमकी देने वाले किसी क्रिया के प्रति जो होती है उसकी प्रतिक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 30 नंबर। एक 3 वर्ष का बच्चा जो बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन दूध का उत्पादन होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों के दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ऑप्शन 3 कहता है कि बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन 4 कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में 30 नंबर का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद बताना है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।